आए ना दादी अंदर, मैं आपको लेने ही आने वाला था, लेकिन यहाँ पर घर की हालत देख कर ना मुझे लगा कि मुझे आपको लेने जाने से पहले इस घर को साफ करवाना चाहिए। एक हफ्ता घर पर नज़र ना रखूं तो मुलाजिम क्या से क्या हाल बना देते हैं पूरे घर का। अब जाकर मुकम्मल सफाई हुई है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें वेलकम करते दरवाजे तक आया। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, तुम्हारा ड्राइवर वक्त पर आ गया था और हम उसके साथ यहाँ हंसी खुशी आ गए। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। वो उसके सहारे घर के अंदर दाखिल हो रही थी। कभी वो इस घर में रुखसत होकर आई थी, लेकिन आज उन्हें परवाह नहीं थी। आज वो अपने पोते से मिलने आई थी, जबकि उनका इतना खूबसूरत घर देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। वाह दामियार भाई, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। यकीनन इस गार्डन को संभालने के लिए आपने बहुत सारे नौकर रखे होंगे। आपके पास इतना टाइम तो हरगिज़ नहीं होगा कि इन पौधों का खुद ध्यान रख सकते हो। ज़ोरिश लॉन में लगे पौधों को देखते हुए बोली, जी भाभी, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनका सारा ख्याल खुद रख सकूँ। लेकिन ज़्यादा वक्त संडे को ही मिलता है। अब तो काफ़ी अरसे से ठीक से वक्त नहीं मिला इसको देखने के लिए, लेकिन फिर भी मुबशिर हर चीज़ पर नज़र रखता है। आइए मुबशिर से मिले। ये है मेरा घर का सबसे पुराना और ख़ास, मेरा बचपन का साथी। मेरा बचपन इसी के साथ गुजरा है। सामने बाहर से आते मुलाजिम की तरफ इशारा करते वो बोला, जबकि वो अदब से उन्हें सलाम करता उन्हें अंदर की तरफ ले जाने लगा। सच कहूँ तो दादी, मैं अगर घर आता हूँ ना तो सिर्फ इसकी वजह से। मुबशिर के अलावा कोई नहीं है मेरा। ये मेरा भाई भी है और दोस्त भी और बचपन का साथी भी। वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता उन्हें अंदर ले जाने लगा। अल्लाह पाक तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। दादी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, जबकि वो कुछ शर्मिंदा सा होकर पीछे हटा। उसे बस ये पता था कि उसका मालिक ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो झूठे रिश्ते बना रहा है। लेकिन इन झूठे रिश्तों के पीछे छुपी वजह को वो नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह है इन सब चीज़ों को करने की। हाँ, वो नहीं जानता था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे अफसोस था कि वो इतने खूबसूरत रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा था। आइए दादी, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए उनसे बोला तो दादी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मैंने आपके लिए एक स्पेशल कमरा तैयार करवाया। अब जब भी आप मेरे पास आएंगी तो मेरे पास रहा करेंगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपका एक कमरा भी तो होना चाहिए यहाँ। मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा तैयार किया है, वो भी खुद अपने हाथों से। वो मुस्कुराते हुए उन्हें कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि वो भी उनके साथ साथ उस कमरे की तरफ आने लगी। जाओ मुबशिर, कुक्स को कहो कि स्पेशल सा खाना तैयार करें हमारी दादी के लिए, कुछ अच्छा सा बनाएं जो दादी को बहुत पसंद आए, उसने हुक्म दिया था। अरे नहीं नहीं दामियार भाई, उसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं, हम खाना तैयार करके लाए हैं। दादी आपकी पसंद के मुताबिक बहुत कुछ बनवा कर लाई हैं। वैसे तो हमें पता नहीं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि सारा खाना आपको बहुत पसंद आए। जोरिश ने उसे मना करते हुए कहा, वाह दादी, सच में यू आर ग्रेट। मेरा खुद भी दिल कर रहा था आपके हाथ का बना कुछ खाने का। भाभी जान, आज तो दावत ही हो गई, वो खुश होते हुए बोला। तो वो सब भी मुस्कुरा दी, जबकि इज़ा पूरा घर देखने के लिए बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि सच में उसका घर बेहद खूबसूरत था और कोई भी उसे देखने की ख्वाहिश कर सकता था। और थोड़ी देर के बाद वो इबादत को अपने साथ बाहर ले गई, क्योंकि दादी और दामियार की बोरिंग बातें वो नहीं सुन सकती थी कम अज़ कम। उनका आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था, लेकिन इज़ा का तो सारा दिन बोर ही गुजरा। एक तो दादी दामियार से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और वो थोड़ा थोड़ा जलने भी लगी थी इस बात से, क्योंकि दादी की इकलौती पोती होने के बावजूद भी उसकी अहमियत कम हो रही थी, ऐसा उसको लग रहा था। ऐसे में वो चाहती थी कि दादी उसे भी बहुत अहमियत दें, लेकिन दामियार के सामने वो ये बात शायद भूल जाती थी। खैर कोई नहीं, वो अपने रूल्स उन्हें जल्दी सिखाने वाली थी और उसने सिखाए भी थे उन्हें। कमरे में लाते ही उनसे सारी बातें कंफर्म कर रही थी कि आगे जाकर दामियार के सामने उसकी कितनी वैल्यू होगी। दादी उसकी सारी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, बल्कि वो उसकी बातों पर हंस हंस कर पागल हो रही थी। कितनी जलती थी ना उनकी पोती उनके पोते से। दादी बस करें, दांत अंदर करें और ये बाद में हंस लीजिएगा, पहले मेरी बात सुने। ठीक है, वो आपका पोता है, लेकिन ये भी याद रखें कि आपके 4 पोते पहले से हैं और वो 5वां है, लेकिन मैं इकलौती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं और ना ही होगा। वन एंड ओनली थिंग इज़ा उसामा शाह, जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनकी तरफ देखते पूछने लगी, जिस पर वो हाँ में सर हिला रही थी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे तेरी सारी बातें समझ आ रही हैं, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोली, जबकि दादी की बात से उसे भी यही लग रहा था कि वो उसकी सारी बातों को अच्छे से समझ गई हैं। जी, मैं ही आपके जिगर का टुकड़ा हूँ और आपको ये बात अपने पोते के सामने याद रखनी है। उसने उन्हें फिर से याद करवाया। हाँ हाँ मेरी बच्ची, अब मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, वो वादा कर रही थी, जबकि वो उनकी बात का एतबार करते इबादत को अपने साथ लिए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद उनका फ़ोन बजा तो देखा ज़ारन का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, आप और शादी कैसी हैं आप, और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सुना है आपका सबसे हैंडसम पोता घोड़ी चढ़ने जा रहा है।
خیر آج میں پاکستان واپس آ چکا ہوں، میری مسز نے بتا دیا ہوگا آپ کو۔ آپ لوگ بتائیے کہ کہاں تک پہنچی آپ کی تیاری، کارڈز وغیرہ کا کیا کرنا ہے؟ میری لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ گھر کی شادی ہے تو کام کاج تو ہوں گے ہی۔ وہ مسکراتے ہوئے دادی سے مخاطب ہوا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں تجھے بہت یاد کر رہی تھی، کسی دن دادی سے آ کر مل جا، اور ہاں تجھ سے ضروری باتیں بھی کرنی ہیں کچھ۔ میں چاہتی ہوں کہ مل کر بات کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ دادی نے عبادت کی بات شروع کی۔ ویسے تو زارن کا فون انہیں آتا ہی رہتا تھا اور وہ اپنے کام پر تھا تو وہاں بھی 2-4 دفعہ ان سے بات ہو چکی تھی اس کی۔ وہ اکثر شادی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، اس کی ساری باتیں شادی سے شروع ہو کر شادی پر ہی ختم ہو رہی تھیں۔ یقیناً وہ انہیں خوش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا تھا۔ جی دادی بتائیے نا کیا بات کرنی تھی؟ میں تو خود آپ کی طرف سے شادی کی کچھ سچویشن جاننا چاہتا تھا۔ کمرہ پسند آیا آپ کو؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے انہیں ایک کمرے کی تصویر سینڈ کی تھی، اپنے بیڈ روم کا سارا فرنیچر اور لک اس نے چینج کروا دی تھی۔ ہاں بیٹا کمرہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن میں نا ذرا تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتی تھی۔ جی دادی بتائیے نا آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے سیریس انداز پر وہ بھی سیریس ہوا۔ میرے بچے وہ دراصل بات یوں کچھ ہے کہ عبادت فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں۔ میرا مطلب ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی رخصتی اس کی انٹرنشپ کے بعد ہو۔ ویسے دیکھا جائے تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں، کچھ بن جائے، اپنی پہچان بنا لے تو اس کی رخصتی ہو جائے گی۔ اور سچ کہوں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آخر اس کی مرضی ہے، وہ اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے اور اس کے بعد دلہن بننا چاہتی ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں بات کروں گی تم سے اس بارے میں۔ تم خود بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا ہی ہے نا تم دونوں کے لیے، شادی آج ہو یا 6 مہینے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ جب تو چاہے گی تبھی تیری شادی ہوگی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق پڑھائی کر لینی چاہیے، اپنی پہچان بنا لینی چاہیے، اس کے لیے یہ بہترین رہے گا۔ میں تمہیں بھی اس رشتے کو سمجھنے کا وقت دینا چاہتی ہوں، اس طرح تمہیں بھی وقت مل جائے گا۔ میں تم پر بھی کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی، تم بھی بہت اچھے طریقے سے اس رشتے کو سمجھ جاؤ۔ اسی لیے میں نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس سے کہہ دیا ہے کہ اس کی رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی۔ 1 منٹ دادی، آپ نے مجھ سے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ اب میں ساری تیاری کر چکا ہوں، میں اتنے لوگوں کو بتا چکا ہوں رخصتی کے بارے میں اب ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب تو شادی ہوگی ہی، ہر چیز تیار ہے، یہاں تک کہ اگلے مہینے کے لیے میں سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس تک بک کروا چکا ہوں ہنی مون کے سلسلے میں۔ اب وہ شادی سے انکار کر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے بتا دیجیے گا کہ جس تاریخ کو کہہ رہے ہیں شادی اسی تاریخ پر ہی ہوگی، اور ویسے بھی نکاح تو ہو چکا ہے، اب صرف رخصتی ہی تو کرنی ہے، کون سا ہم نے لمبے چکروں میں پڑنا ہے۔ اور ویسے بھی وہ اپنی انٹرنشپ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں میری جان، اسے تو اعتراض ہے نا، اور لڑکی کی بھی مرضی کوئی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا اور اس سے بھی کہہ دیا ہے کہ تجھے بھی میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اور اب تجھے میری بات کا مان رکھنا پڑے گا۔ دادی تو جیسے بات ہی ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بات ختم نہیں کر سکتا تھا، وہ اس شادی کو لے کر بہت کچھ سوچ چکا تھا، اور اب جیسے وہ لڑکی اس کے لیے بے حد ضروری ہو گئی تھی، اس کا انکار اس کے منہ پر آ کر لگا تھا، اور وہ اس انکار کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ اور اگر وہ خود کل صبح ہی آپ سے کہے کہ وہ رخصتی کرنا چاہتی ہے تو وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، میری جان میں اس کی مرضی سے یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اسے یہ نہ لگے کہ میری نظر میں صرف میرے پوتے کی مرضی کی اہمیت ہے۔ جب اس نے چاہا تب رشتہ کر لیا، جب اس نے انکار کیا تب ہم نے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ عبادت کو بھی اس رشتے میں اتنی ہی اہمیت ملے جتنی تمہیں مل رہی ہے۔ تمہاری ہاں یا نہ جس طرح سے ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے، اس کی مرضی بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے نا۔ مطلب کل اگر وہ صبح آپ سے یہ کہتی ہے کہ وہ یہ رخصتی کرنا چاہتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، رائٹ؟ وہ پھر سے اپنے سوال پر اتر آیا تھا۔ اگر تم پیار سے اس چیز کے لیے اسے منا لیتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، ہاں لیکن اس رخصتی میں اس کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ وہ خدا کر مجھ سے کہے کہ وہ یہ رخصتی چاہتی ہے تبھی میں اس کی رخصتی تمہارے ساتھ کروں گی، تاکہ وہ بھی خوش رہے اور تم بھی۔ ٹھیک ہے دادی، تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ کل وہ خود آپ سے کہے گی وہ یہ رخصتی چاہتی ہے، اور آپ فکر نہ کریں، یہ رشتہ اس کی مرضی اور مکمل رضامندی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فون بند کرتے ہوئے وہ ان سے وعدہ کر چکا تھا، جبکہ اس کے اتنے ریلیکس انداز پر بھی دادی پرسکون ہوئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے تم نے عبادت زران شاہ، بہت غلط کیا ہے تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو گئی ہو، کتنی ضروری ہو گئی ہو۔ تم زارن شاہ کی زندگی میں
कितनी ज़रूरी हो गई हो तुम ज़ारन शाह की ज़िंदगी में। तुमने इनकार कर दिया, तुम्हारा ये इनकार हाँ में न बदल दिया तो मेरा नाम भी ज़ारन शाह नहीं। कल तुम खुद दादी से जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगी। कल तुम खुद दादी से कहोगी कि तुम्हारी रुखसती मुकर्ररा तारीख पर की जाए, ना आगे ना पीछे। इसी तारीख को तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मेरे नाम से सज संवर कर दुल्हन बनकर तुम उसी तारीख को मेरे बेडरूम में आओगी। तुम्हारा ये इनकार तुम पर ही भारी पड़ेगा। तैयार हो जाओ मिसेज़ इबादत ज़रान शाह, सारी ज़िंदगी मेरे पास आने के लिए। तुम्हारी एक एक सांस मेरी कर्जदार है और ये इनकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कल तुम खुद जाकर दादी से कहोगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से ज़ारन शाह की पनाहों में आओगी। वो जैसे उसे चैलेंज कर रहा था अपने ही ख्यालात में। वो रात को कमरे में आई तो बारिक अपने लैपटॉप पर बहुत मसरूफ़ अंदाज में उंगलियां चला रहा था। इतने दिनों से वो उसे बिल्कुल इग्नोर किए हुए था। उसे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसका इतना प्यारा सा शोर इस अंदाज में उससे रूठ भी सकता है। लेकिन आज तो वो उसे पक्का पक्का मनाने का प्लान कर चुकी थी। वो अलमारी से पैकेट निकालते सीधा वॉशरूम में जाकर बंद हुई। वो दोनों हनीमून पर सवात और नारायण गए थे और वहाँ पर उसने उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करता रहा था वो। और उन्हीं शॉपिंग में से ये एक रेड कलर इंतहाई नामुनासिब नाइटी थी जो उसे 1000 मर पहनने का कह चुका था। लेकिन ना तो उसमें इतनी हिम्मत आई थी और ना ही उसके बेहुदा ड्रेस वो दिए हुए पहनना चाहती थी, इसलिए हमेशा हर बार इनकार किया। लेकिन आज उसे मनाने की खातिर वो ये ड्रेस पहनने को तैयार थी। सिर्फ और सिर्फ उसे खुश करने के लिए वो ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। उसने जैसे तैसे करके वो कपड़े पहन तो लिए, अब बाहर जाने के बारे में सोचते ही शर्मिंदा हो रही थी। कुछ नहीं होता ज़ोरिश, वो कोई गैर थोड़ी है, मेरे अपने ही तो शोहर हैं। और वैसे भी रूठे हुए शोहर को मनाना आसान थोड़ी होता है। बस एक दफ़ा मना ले, फिर तो कौन सा उनको रूठने देगी अब। लेकिन अगर इस तरह से भी नहीं माने तो, वो सोचते हुए बहुत परेशान हो रही थी इस बात को अब भी। लेकिन अगर इस तरह से भी नहीं माने तो, वो सोचते हुए परेशान हुई। अरे नहीं नहीं, इसके बाद तो मान ही जाएंगे। उसने खुद को हौसला दिया और फिर आखिर हिम्मत करते वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने वॉशरूम से बाहर कदम रखा तो कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अरे ये क्या, यहाँ मैं 1 घंटा खून जला जला कर इस बेहुदा कपड़ों को पहन पाई हूँ और ये सो रहे हैं, वो भी मुझे देखे बगैर। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं सोने दूंगी। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए लाइट ऑन कर चुकी थी। जोरिश यार, क्या मसला है, बंद रहने दो ना लाइट, सोना है मुझे, मीटिंग है सुबह मेरी। वो आंखों पर हाथ रखे उसे कहते कहते चुप हो गया। ये क्या है, वो हैरानगी से उसे देखते हुए बोला। घुटनों तक की रेड कलर की नाइटी और उस पर पहना वो नेट का पर उसके होश ही तो उड़ाकर ले गया था। क्या है, क्या किया है, आप रूठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भूल जाएं कि इस कमरे में एक और इंसान भी बसता है। हद होती है किसी चीज़ की। मैं वॉशरूम में थी और आपने लाइट बंद कर दी। अभी मैंने ये नाइट क्रीम भी नहीं लगाई मैंने। उसकी नज़रों को भटकते देख वो उसके पास से हटती शीशे के सामने जा रुकी थी, जबकि वो तो मुसलसल उस पर निगाहें जमाए जैसे हटाना ही भूल गया था। आज तो बड़ी बिजलियाँ गिरा रही हो, पहले तो कभी इस तरह से 1 घंटा लगाकर नहीं पहने ये कपड़े। और फिर ये परफ्यूम कौन सी यूज़ की है जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। वो तकिया सीधा करता लाइव शो का लुत्फ़ उठाते उससे बोला। आपसे मतलब, आप तो गालिबन नाराज़ है ना मुझसे, नाराज़ ही रहिए। लेट जाइए, अभी लाइट ऑफ हो जाएगी, बस ये बाल ठीक कर लूँ। वो बालों की चुटिया बनाते बोली। अब ऐसे नज़ारे देखने के बाद नींद किस कमबख्त को आएगी। इतनी तैयारी की है तो इधर आकर ज़रा तारीफ़ भी वसूल कर लो। तुम्हें पता है ना, तारीफ़ के मामले में मैं कंजूस हरगिज़ नहीं हूँ। अब नज़ारे पूरे लिए हैं तो तारीफ़ तो करना पड़ेगी ना। वो उसकी तरफ देखते बोला। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी तारीफ़ों की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप नाराज़ ही रहें, मेरा भी को आपको मनाने का कोई मूड नहीं है। वो बाल पीछे गिराती एक अदा से बोली। लेकिन अब मेरा दिल मान जाने को कर रहा है। वो बेड से ही हाथ को आगे करता उसके बाजू को दबोच अपने बाजू में कैद कर चुका था। 7 महीने में पहली दफ़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ किया। लगता है ऐसा डोज देते रहना चाहिए। तुम्हें एहसास तो हो कि तुम शादीशुदा हो।